लाभदायक। ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम जो है अपना लेक्चर आगे बढ़ाते हैं मैग्नेटिज्म का। तो कुछ बेसिक बातें तो मैग्नेटिज्म में हमें से क्लियर हो गई है, ठीक समझ में है। हमने कल पढ़ा था कि भाई किसी करंट कैरिंग वायर पे फोर्स कितना लगता है, और अब उसी से जुड़े हुए कुछ एप्लीकेशन सीखने वाले हैं, ठीक। बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक। तो कल मैंने कहा था कि मान लो आपके पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल, मान लो आपके पास क्या हो, रेक्टेंगुलर कॉइल ए बी सी डी, ठीक। और उस रेक्टेंगुलर कॉइल में इस तरीके से करंट चल रही, ठीक समझ में आई बात। हेडिंग डालते हैं अपनी कॉपी में, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तो जैसे मान लो कल ये हमारे पास एक करंट कैरिंग कॉइल है। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो करंट कैरिंग कॉइल ऐसे नहीं होती है, ठीक। इस असल में जो करंट कैरिंग कॉइल होती है कुछ ऐसे होगी कि भाई साहब ये कॉइल है और आपने इस कॉइल को बाहर से इस तरीके से करंट चला रखिए, ठीक। इस सेंस में, इसमें भी मैं इसी सेंस में करंट चला रहा हूँ, ठीक समझ में आया। इस सेंस नहीं करंट चलिए, ठीक समझ में आया, ठीक। इस तरीके से तो कॉइल असल में ऐसी होती है, बनाते ऐसा है इससे इजीली समझ में। और मैं कह रहा हूँ कि ये मान लो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ठीक समझ में। कॉइल से जुड़ा हुआ कुछ इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि कॉइल की जो विड्थ है ये एडी, लेंथ है एल, और जो विड्थ है ए बी, वो मान लो है बी, और इस कॉइल में करंट दौड़ रही है आई, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है बी, इस डायरेक्शन में, ठीक समझ में। मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, बिल्कुल ठीक। तो तुम खुद ही सोचो, अगर हम अच्छे से जानते हैं कि भाई कॉइल के ऊपर अगर कोई कॉइल हो, क्लोज लूप हो, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में उस पूरे लूप पे नेट फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। अच्छा ये एफ नेट कौन सा है, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, जीरो, ठीक समझ में आया। क्यों? क्योंकि लूप क्लोज्ड है और मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म। अच्छा डायरेक्शन वाइज समझ लेते हैं, फोर्स कहाँ के डायरेक्शन में लगेगा। भाई करंट है ऊपर की तरफ, फील्ड है इस डायरेक्शन में, तो अगर आप इस कॉइल की बात करेंगे तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो इनवर्ड लगेगा, और इस वाले कॉइल पे रूल से देखेंगे तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो आउटवर्ड लगेगा, ये इनवर्ड लगेगा और ये आउटवर्ड लगेगा, ठीक। इस पर भी फोर्स जीरो और इस पर भी फोर्स जीरो, इस बारे में हमें पूरा ज्ञान पहले से पता है, ठीक। तो ये तो हो गई बात फोर्सेस की, ठीक है समझ में। तो अगर मैं बोल दूँ सीधा थोड़ा सा डिटेल में, ये जो हमारी आर्म एडी है, ठीक, इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इनवर्ड डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में, इनवर्ड डायरेक्शन में कितना लगेगा आपको पता है, आई इंटू में लेंथ इंटू में मैग्नेटिक फील्ड, और आगे क्या साइन 90, दैट इज आई एल बी, ठीक। ऐसे ही ये जो आर्म डीसी है, ये जो आर्म डीसी है, और या फिर जो आर्म बीए है, ठीक है, या फिर जो आर्म बीए है, इन दोनों ही आर्म्स पे मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, जीरो। इन दोनों ही आर्म्स पे मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, जीरो। अब ये आर्म बच गई कौन सी, सीबी। अगर आप आर्म सीबी की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला लिखा जाएगा, जल्दी बोलो। इस पे मैग्नेटिक फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, कितना होगा जल्दी बोल दो वही, आई एल बी साइन थीटा की जगह साइन 90, ये इनवर्ड था तो माइनस साइन से, ये आउटवर्ड है तो प्लस साइन से, दैट इज आई, ठीक। अच्छा अब कुछ पुरानी बातें समझते हैं।
ठीक, अब बिल्कुल लॉजिकली समझो कि इस पर इनवर्ड है और इस पर आउटवर्ड है, फोर्स लग रहा है, तो ये फोर्स टॉर्क दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? टॉर्क। आप अच्छे से जानते हैं जब कोई चीज़ फ्री टू रोटेट होती है, जब कोई चीज़ फ्री टू रोटेट होती है, तो क्योंकि ये फ्री टू रोटेट है तो जो भी इसका सेंट्रल एक्सिस है सिमेट्रिक होने की वजह से उसके अबाउट ये क्या होगा? घूम जाएगा। तो अगर मैं इसको इसके अबाउट घुमा दूँ, इस एक्सिस के अबाउट क्या करूँ? घुमा दूँ तो क्या मिलेगा? जल्दी बताओ। ठीक, हमको ये मिलेगा, क्या मिलेगा? अगर आप टॉर्क की बात करें, किसकी बात करेंगे? टॉर्क की। ठीक, तो दोनों ही फोर्सेस टॉर्क देंगे, दोनों ही फोर्सेस क्या देंगे? टॉर्क देंगे। ठीक, समझ में आता है? चलो टॉर्क निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो खुद ही सोचो फोर्स इस तरीके से है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये दूरी है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये दूरी है। ये दूरी आपको क्लियरली दिख रही होगी, कितनी होगी? v/2। ये लेंथ था और ये विड्थ थी, तो ये दूरी कितनी होगी? विड्थ। तो टॉर्क क्या हो गया? जल्दी बोल दो। फोर्स यानी कि ILB मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कितना? v/2। और इस तरीके के दो फोर्सेस हैं और दोनों ही सेम सेंस में टॉर्क दे रहे हैं, जैसे इसको किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ? 2 से। ठीक, तो ये 2 ने 2 को मार दिया, तो जो टॉर्क आया वो क्या? जल्दी, I into V into L into B। अच्छा, लेंथ इंटू विड्थ क्या होता है? एरिया। लेंथ इंटू विड्थ क्या होता है? एरिया। ठीक, तो जो टॉर्क हुआ वो क्या हो गया? I इंटू में A इंटू में मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, समझ में? अगर I इंटू में A इंटू में B। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो टॉर्क एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी है, करंट स्केलर है, ये वेक्टर है, तो इसका मतलब एरिया को भी क्या मानना पड़ेगा? वेक्टर मानना पड़ेगा। और इसी फॉर्मूले को जो वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा I इंटू में एरिया वेक्टर क्रॉस I इंटू में एरिया वेक्टर क्रॉस। ठीक, समझ में आया? I इंटू में B इंटू में A, तो ये हो गया I। समझ में आया? आया नहीं आया? ठीक है, तो किस तरीके से आप टॉर्क लिख सकते हैं? ठीक, एक बार फिर से जरा डेरिवेशन देख लो। ठीक, ठीक है, तो ये हो गया I इंटू में एरिया वेक्टर क्रॉस। ठीक, I इंटू में एरिया वेक्टर क्रॉस। ठीक, अच्छा, अगर सोचो इफ कॉइल में n टर्न्स, अगर कॉइल में क्या हो? n टर्न्स, मतलब इस कॉइल में n बार में तार लगे हो, तो यही टॉर्क हो जाता है T = N I इंटू में वेक्टर A क्रॉस वेक्टर। ठीक, ये जो टर्म है ना, ये जो टर्म NIA है, किसी भी कॉइल के लिए, किसी भी कॉइल के लिए मैग्नेटिक मोमेंट कहलाता है। किसी कॉइल के लिए क्या कहलाता है? मैग्नेटिक मोमेंट कहलाता है। ठीक है, समझ में आया? ठीक, तो यहाँ से एक एडिशनल फॉर्मूला भी याद रखेंगे कि NIA जो टर्म है वो मैग्नेटिक मोमेंट कहलाता है। मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट होगी। ठीक, कंपैरिजन करने के लिए आपको याद दिला दूं, याद करो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल पे टॉर्क निकालना सीखते थे, तो ये -q था, ये +q था। डाइपोल मूवमेंट भी ऐसे बनता था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो, तो टॉर्क कैसे लिखते थे? वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, है ना? तो टॉर्क कैसे लिखा जाता था? ऐसे ही जैसे ये टॉर्क के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल, सॉरी, जैसे डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, ऐसे कॉइल के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। तो अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात करें तो P की जगह M और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड। ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत काम में आएगा। ठीक, तो अब तक जो कुछ भी मैंने आपको बताया है ये हमारा बेसिक सा थ्योरेटिकल डिस्कशन है। ठीक, अब जो कुछ भी हमने पढ़ा है इसके कुछ
न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस भी देख रहे हैं, ठीक, तो हम एक करके एक एक करके हम सबको देखते हैं। एक बार जरा इसे छाप एक बार इसे छाप लें। चलिए, अब जो कुछ भी पढ़ा है अब तक पिछले 3-4 लेक्चर्स में, उन्हीं बातों के एप्लीकेशंस देखेंगे एक एक करके। चलिए, किसी बहाने पता चल जाएगा कि आपने कितना सीखा है। चलिए, ठीक, चलो पहला सवाल करते हैं। मुझे बताओ, मान लो किसी एरिया में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। कैसे मैग्नेटिक फील्ड है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ट डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में? इनवर्ट डायरेक्शन। हमको बोला गया कि इसमें एक चार्ज ऐसे एंटर करता है, चार्ज की विद सम वेलोसिटी, मास है इसका, मैग्नेटिक फील्ड है v, चार्ज है q, वेलोसिटी है v, और क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड है v, मास है m। वही बनाना लिखा है। एक चार्ज q ऐसे एंटर करता है, ये एक्सिस के साथ बोल देना एंगल 30 डिग्री का बना के। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का बना के। ठीक है, मुझे बताएं कितनी देर मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा? सवाल है कितनी देर मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा। ठीक, हम मान लेते हैं कि भाई जो ये जो दूरी है, ठीक है, d, वो लेस देन है mv/d। ठीक, समझ रहे हैं? मतलब यहाँ पे सेमी सर्कल नहीं बन पा रहा है, तो बताएं कितनी देर तक मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा। चलो बताओ, रहेगा। अच्छा, सबसे पहले ये देखो, इस सवाल में करने के लिए आपको ये बात बिल्कुल क्लियरली समझ में आनी चाहिए कि भाई वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, v भी एंगल कितना? 90 डिग्री। ठीक है, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 90 डिग्री। इसको लेके कोई समस्या नहीं, भले ही ये एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना हो, लेकिन अभी भी एंगल कितना है? 90 डिग्री। अब बिल्कुल बात नहीं समझना कि भाई साहब चार्ज इधर जा रहा है, फील्ड इनवर्ड है, तो क्या फोर्स यहाँ से बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर लगेगा, कुछ ऐसे। ठीक, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। यहाँ कहीं मान लिया सर्कल का सेंटर हो, तो ये कुछ इस तरीके से घूम जाएगा। ठीक, बना देते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से कुछ घूम जाएगा, इधर से घुसा और इधर से निकला। ये एंगल कितना? 30 डिग्री। इमेजिन करो ये एंगल 30, तो ये कितना? 60। ये 60, तो अगर इसको ये परपेंडिकुलर ऐसे डाला जाए, ठीक, तो ये 30, तो ये 60, तो ये 30, तो ये 60, तो ये 60, है ना? खुद ही समझ लो, ये 60, तो ये भी 60। भाई एंगल को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है, 90 डिग्री को डाला है। यानी कि सोचो जो इसका टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, बहुत ध्यान से देखें इस तरह के सवाल को कैसे करते हैं। जो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा, वो कितना है? 120 डिग्री। यानी रेडियन में लिखेंगे तो 2π/3 रेडियन। ठीक, समझ में आया? आपको बताना है कितना समय बिताएगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो ओमेगा t इज इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी 2π/3। ठीक, ओमेगा क्या होता है? v/r। ओमेगा क्या होता है? v/r। v/r यानी v डिवाइडेड बाय r, mv में dq इनटू t इज इक्वल्स टू 2π/3। v में v को मार दो, v में v को मार दो। ठीक, समझ में है? अरे समझ में है तो बस सिंपल है। टाइम पे कितना आ गया? 2πm/में 3dq, 2πm/में 3dq। ठीक, समझ में है? 2πm/में 3dq। ठीक, समझ में है? ये बताया गया समय। अब इस तरह के तमाम छोटे छोटे टाइम पास सवाल आपसे पूछे जाते हैं। मैंने 30 डिग्री का एंगल दिया, एग्जाम में सकता 45 डिग्री का एंगल दे दे, 37 डिग्री दे दे, व्हाटएवर जो भी आपसे दे वो आपको निकालने आना चाहिए। बस इस तरीके से घूम के वो निकल जाएगा। समझ में? चलो ठीक,
अच्छा, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब ये जो तुमने पढ़ा है ना, ठीक है, कि भाई चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में फेंको तो वो गोल घूम जाता है, ठीक। ये बात बहुत काम में आती है, किस काम में, समझना ध्यान से कि भाई चार्ज पार्टिकल जब गोल घूमेगा तो गोल पाथ का जो रेडियस होगा वो बताएगा mv by pq। अब सोचो मान लो मेरे पास दो चार्ज है q1 और q2, मान लो दोनों के लिए हो सकता है चार्ज अलग हो सकता है इसका मास m1 हो और इसका मास m2 हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोल दूँ कि से आपके पास जो है कार्बन का सैंपल है, तो कार्बन के दो आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14, दो तरह के कार्बन है हमारे पास, ठीक। समझ में, अब दोनों को ही तुम जब फेंकोगे मैग्नेटिक फील्ड में, भाई दोनों के न्यूक्लियस को मान लिया अलग अलग करना है, तो देखो किया क्या जाता है, हम एक डिवाइस इस्तेमाल करते हैं नोन एज मास स्पेक्ट्रोमीटर, नोन एज मास स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक। मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है, समझ में, हम एक एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं, ठीक, समझ में, और उसमें दोनों आइसोटोप को फेंक देंगे। तो आप खुद ही सोचें, जो आइसोटोप कम मास का है उसका गोला छोटा बनेगा, जो आइसोटोप बड़े मास का है उसका गोला बड़ा बनेगा। हो सकता है जब किसी आइसोटोप का मास कुछ और हो तो कुछ और गोला बने। तो इस तरीके से चार्जेस और न्यूक्लियाई को सेपरेट करने के लिए मास स्पेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, जो इसी टेक्निक पर काम करती है। मास स्पेक्ट्रोमीटर कोर्स में नहीं है हमारे, ठीक, समझ में है, लेकिन स्टिल कई बार वो छोटे छोटे सवाल पूछते हैं, ठीक है। तो बस आपको टेक्निक समझ में आनी चाहिए कि भाई साहब अलग अलग चार्ज अलग अलग रेडियस बनाएगा सेम मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक, और इस तरीके से आप हर चार्ज को क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए छाप नहीं सब अब एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि भाई साहब जब भी कभी आप किसी चार्ज को फेंकेंगे तो ऐसा तो है नहीं हाथ से फेंकेंगे, आप हमेशा उसको किसी V वोल्ट की बैटरी से क्या देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस देंगे। और अगर आपने मान लिया V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया है तो उस चार्ज की एनर्जी कैसे होता होगी, Q इनटू में यही उस चार्ज की क्या मान ली जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मान ली जाएगी। तो जनरली देखो हम करते क्या हैं, जैसे मान लो मेरे को इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देने के लिए एक डिवाइस होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गन। आपके कंप्यूटर स्क्रीन्स में या फिर जो इस तरह मशीन्स होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन गन्स लगी होती है, क्या करते हैं, बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन फेंकते हैं, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन गन कैसे होती है, देखो हम करते क्या है कि एक फिलामेंट को लेते हैं, ठीक, और उसको किसी हाई पोटेंशियल की बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक। ये क्या होता है, बहुत गर्म हो जाता है, ये क्या रहता है, गर्म होता है, ठीक, समझ में। और जब ये गर्म हो जाएगा ना, तो जब ये बहुत हीट हो जाएगा, ठीक, तो सामने की तरफ एक प्लेट लगा देंगे, ठीक, जिसको मैं किसी बैटरी की मदद से पॉजिटिव पोटेंशियल दे देता हूँ, ठीक, किसी बैटरी की मदद से क्या कर देता हूँ, पॉजिटिव पोटेंशियल दे देता हूँ। अब होगा क्या कि भाई साहब ये जैसे मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल है, ठीक, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी इसकी वजह से, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन मान लो बहुत गर्म हो चुका है, तो इलेक्ट्रॉन की फोर्स ऐसा एक्शन मिलेगा, कितना लगेगा, E इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन जैसे ही फिलामेंट गर्म होता है सटाक से इससे बाहर आ जाते हैं, और इस प्लेट को मैं क्या करता हूँ, परफोरेटेड बनाता हूँ, तो ये इलेक्ट्रॉन तेजी से बाहर आते हैं, कितनी एनर्जी से, E इनटू में मान लिया V वोल्ट की बैटरी लगाई थी, तो E इनटू V की एनर्जी से क्या करते हैं, सटाक से बाहर आते हैं। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं, ठीक है, समझ में, ठीक, तो फिर हम इनको किसी मैग्नेटिक फील्ड की मदद से घुमा करके क्या करते हैं, कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, ठीक। समझ में, तो ये इलेक्ट्रॉन गन का सेटअप होता है,
ठीक, इलेक्ट्रॉन गन से बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं और मैग्नेटिक फील्ड्स की मदद से फिर उनको कंट्रोल किया जाता है। तो अगली क्लास में हम देखेंगे कि भाई हम चार्जेस को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, समझ में आया? हेडिंग डालते हैं अपनी कॉपी में साइक्लोट्रॉन्स। वैसे साइक्लोट्रॉन सिलेबस अपग्रेड होने के बाद हट गया है, लेकिन फिर भी कोई सवाल पूछ सकते हैं, तो इसकी हम जो चीज़ देखने जा रहे हैं दैट इज साइक्लोट्रॉन। ठीक ठीक, तो देखो साइक्लोट्रॉन में ऐसे ही हम किसी इलेक्ट्रॉन गन या चार्ज गन की मदद से चार्जेस फेंकते हैं। ठीक, समझ में है? चार्जेस को क्या करते हैं? फेंकते हैं। मैं आपको इलेक्ट्रॉन गन क्योंकि कोर्स में है नहीं तो बहुत डिटेल में नहीं कराऊंगा, लेकिन इसमें सवाल कैसे पूछते हैं इस बारे में बात जरूर करूँगा। ठीक, समझ में आया? तो ध्यान से देखिए कैसे सवाल आते हैं। होता क्या है ना कि ऐसा डी शेप का स्ट्रक्चर, किस शेप का स्ट्रक्चर होता है? इसको डी बोलते हैं, सेमी सर्कुलर प्लेट होती है, इसको बोलते हैं डी, इसको बोलते हैं डी। ठीक, अब होगा क्या ना कि इसमें मैं क्या करूंगा, एक डिवाइस लगा दूंगा। ठीक है, समझ में आया? जो अपना पोटेंशियल डिफरेंस बदल सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बदल सकती है मतलब जैसे मान लिया सिंपल बैटरी है, उसमें बड़ा डंडा हमेशा हाई, छोटा डंडा हमेशा लो। ठीक, लेकिन कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो अपने टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर सकते हैं, उनको हम इस तरीके से सिंबलाइज करते हैं और इसे बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। इसे बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। मतलब क्या है कि कभी ये वाला हिस्सा हाई, ये वाला लो, और कभी ये वाला लो, ये वाला हाई। ठीक, घरों में जो सप्लाई आती है वो यही आती है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चेंज होता रहता है। ठीक, समझ में आया? ठीक, चलो अगर जैसे मान लो क्या होगा, बिल्कुल स्टार्टिंग में क्या होगा कि हम ये वाला हिस्सा हायर पे रखेंगे और ये वाला हिस्सा लोअर पे रखेंगे, और मान लो इसका पोटेंशियल V हो। ठीक, तो खुद ही समझ लो कि बैटरी चार्ज को कितनी एनर्जी मिलेगी, V इंटू में Q, V इंटू में Q। तो कोई भी चार्ज जब यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक, तो इसे सटाक से एनर्जी मिल जाएगी। एनर्जी मिल गई तो रफ्तार मिल, एनर्जी मिल गई तो क्या मिल गई? रफ्तार मिल गई। ठीक, समझ में है? अच्छा बस अब जैसे ही रफ्तार मिली तो तुम खुद ही सोचो क्या होगा। ये ऐसे आया, घूम गया, ये ऐसे आया और घूम गया। क्यों घूमा? क्योंकि हम यहाँ पर मैग्नेट्स की मदद से क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड दे देते हैं। क्या दे देते हैं? मैग्नेटिक फील्ड दे देते हैं। ठीक, कुछ नोट डाउन नहीं करेंगे, सारी चीजें कराऊंगा। ठीक, अब तुम खुद ही सोचो चार्ज क्या हो गया, घूम गया। जैसे यहाँ घूमा, जैसे यहाँ हुआ तो पहले ये वाला हाई है, ये वाला लो। जैसे ही यहाँ पहुंचा तो तुरंत पोलैरिटी रिवर्स, मैं तुरंत ही इसकी पोलैरिटी क्या कर देता हूँ, रिवर्स कर देता हूँ। मतलब अब इसको हाई पे और इसको लोअर पे। तो पहले यहाँ से यहाँ एनर्जी गया, घूमा, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर एनर्जी मिल गई, रफ्तार बढ़ गई, तो बड़ा गोला बना, फिर और बड़ा गोला बना, फिर और बड़ा गोला बना। बार बार इसकी पोलैरिटी चेंज होते रहने की वजह से बार बार इसको एनर्जी मिलती रहती है, और इस तरीके से ये बहुत तेज़ी से एनर्जी लेता रहता है इस डी के अंदर। ठीक है, समझ में? तो कल की क्लास में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। अपनी कॉपी में हेडिंग डालते हैं साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या होता है, क्यों होता है, थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। थ्योरेटिकली मुझे नहीं लगता कि इस साल क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस है, बट स्टिल क्वेश्चंस के फॉर्म में इसको देखेंगे कि किस तरह के सवाल पूछ सकते हैं। ठीक, समझ में? अभी के लिए बस यहाँ पर, नेक्स्ट टाइम पे आगे बात करते हैं। रिकॉर्ड हो रहा था ना सही से?